इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद गॉसेस लॉ का ये सेकेंड एप्लीकेशन है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए गॉस थ्योरम यूज करके नहीं पता कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए गॉस थ्योरम लगाकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता कर सकते। और उसका रीजन क्या है वो यहां पर देखते हैं और फिर वो केसेस हम लेते हैं जो हमारे स्कूल के सिलेबस में है, जेईई मेन एडवांस के सिलेबस में है, नीट और एम्स के सिलेबस में है। ठीक है, तो हमें केवल उतने ही केसेस पढ़ने जो हमारे सारे जिन हम एग्जाम्स को टारगेट करने वाले हैं उन एग्जाम्स में जो भी पूछा जाता है और उन एग्जाम्स में जिस लेवल पर पूछा जाता है वो सारी चीजें हम यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, देखिए सारे लोग को पता है कि जो फॉर्मूला है वो है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब प्रॉब्लम ये है, देखिए अभी तक आप फ्लक्स में ये कैलकुलेट कर रहे थे, ये था फ्लक्स, क्यू एनक्लोज्ड आप निकाल सकते थे और ये आसान होता है क्यू एनक्लोज्ड कैलकुलेट करना। प्रॉब्लम ये है कि अब आपको फ्लक्स की जगह ई कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है। तो ई कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम क्या क्या है? आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही है और उस बेसिक मैथमेटिक्स में आपने सीखा है इंटीग्रेशन, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर, ये आपने सीखा है। अब प्रॉब्लम ये है इंटीग्रेशन की, एग्जांपल से समझते हैं। आपको किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स, और गॉस थ्योरम के हिसाब से ये फंक्शन है ई। तो आपको ये फंक्शन कैलकुलेट करना है तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो? यानी कि इंटीग्रेट किया ही नहीं जा सकता क्योंकि आपको यही तो फंक्शन, ई तो अननोन है, आप इसको इंटीग्रेट कर कैसे सकते हैं? इंटीग्रेट हमेशा नोन फंक्शन को किया जा सकता है ना, ये अननोन है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरी चीज ये है कि जब ये अननोन है तो आपको डॉट प्रोडक्ट भी नहीं पता, क्योंकि अननोन का मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में अननोन। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ना तो डायरेक्शन पता है ना मैग्नीट्यूड, तो आप रैंडम ई ds cos थीटा ले सकते हो। तो थीटा एक वेरिएबल बढ़ गया, ई भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। इक्वेशन एक है, दो अननोन, तो दो इक्वेशन चाहिए ना। गॉस थ्योरम अप्लाई करते समय दूसरी इक्वेशन बनती ही नहीं है, तो बात यहां से खत्म हो गई। केवल एक इक्वेशन आपको यूज करनी है, तो थीटा अननोन नहीं हो सकता। आप प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम है एक ये, और इसके बाद अगर आप इसको जनरल लिखोगे तो थीटा प्रॉब्लम है, थीटा। तो ये दो है प्रॉब्लम, एफ एक्स और थीटा, ये दो प्रॉब्लम है। अगर आप ये दो प्रॉब्लम दूर कर लो तो हम ई पता कर सकते हैं। अब इन दो प्रॉब्लम को दूर करने का हमारे पास जो तरीका है वही इस गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन की लिमिटेशन है। क्या तरीका है? हम उन केसेस में ई पता करेंगे जिन केसेस में हमें थीटा, जिन केसेस का हमें थीटा पता होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नोन होनी चाहिए। आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन नोन है तो फिर हम पता क्या करने जा रहे हैं? यही चीज है, आप यहां से केवल ई का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ई की डायरेक्शन आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर ई की डायरेक्शन आपको नहीं पता है तो नहीं किया जा सकता है, तो ई की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज है कि हमें ई की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। डायरेक्शन शुड बी नोन। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। इसके बाद जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन है उस पूरे इंटीग्रेशन में ई डॉट ds लिखा जा सकता हो। अगर डायरेक्शन पता होगी तो हम ई डॉट ds लिख सकते हैं। ठीक है, तो ई डॉट ds हमारी प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो गई। इसके बाद जो ई का मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी कांस्टेंट। अगर ये दो कंडीशन है,
जिन जिन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में ये दो चीजें पता होंगी, केवल उनमें ही हम इंटीग्रेशन लगाकर ई पता कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई आपको ई कांस्टेंट है, मॉड ई शुड बी कांस्टेंट, और डायरेक्शन पता है, तो ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और अगर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो ds cos थीटा, इसे इंटीग्रेट करना है। जो ds है, अब ये प्रॉब्लम आई कि हम ds एरिया एलिमेंट क्या लें, उसकी बात करते हैं। तो देखिए ये दो प्रॉब्लम हमें क्लियर होगी। ई कांस्टेंट है, एंगल पता है, तो बाहर आ जाएगा ds क्या है? ds है क्लोज्ड सरफेस जो हम लेट करते हैं, जिसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। हर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की ये दो चीजें सेटिस्फाइड हो, हम ऐसी क्लोज्ड सरफेस लेंगे जिन पे ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी। तो हमारे कुछ सर्टेन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, और उन सर्टेन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कुछ सर्टेन गॉसियन सरफेसेस हैं जिनको आपको पहले से याद रखना है। अगर वो याद नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है? तो ये तीन चीजें हमारी यहां से निकल के आई। आप गॉस थ्योरम अप्लाई करके उन जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हो जिन जिन जगहों पर मैग्नीट्यूड पता हो, डायरेक्शन हर पूरी जो क्लोज्ड सरफेस ली उस पर पता हो, और आप क्लोज्ड सरफेस ही ऐसी लेते हो कि आपको ई डॉट ds हर जगह पता चल जाए। तो ds यानी कि जो आप क्लोज्ड सरफेस लोगे वो फिक्स होगी, और वो हम याद कर लेंगे, ठीक है? तो ये है गॉस थ्योरम का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, उसकी बहुत बारीक चीजें, विश्वास मानिए। मैं इसमें कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, एक छोटी सी बात केवल आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए। ये चीजें आपको नहीं मिलती हैं, और जब ये चीजें, ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है तो आपको बहुत सारी चीजें रट्टा मारनी पड़ती हैं। तो मेरी कोशिश केवल ये है कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़े। जितना एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूं, जितना एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको समझ में आ जाए, उतना आपको रट्टा मार पढ़ाई से आपको निजात मिलेगी। और हमारे पढ़ाई करने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम केवल मार्क्स ले आए और सेलेक्ट हो जाएं। एक्चुअल हमारी लर्निंग कितनी है, लर्निंग की अलग अलग देखिए लेवल है। हम एक टारगेट बनाकर पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा टारगेट है आईआईटी, एम्स, तो उन टारगेट को पूरा करते हुए कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा, हम कह सकते हैं कि बाउंडेड रहना पड़ेगा, लेकिन फोकस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई, ठीक? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आप आगे एप्लीकेशन देखने जा रहे हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे थ्योरी नहीं आ जाए, ठीक है? कम से कम मैं ये कह रहा हूं, एचसी वर्मा का तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, और एचसी वर्मा कर लिया, उसके बाद और कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे, वहां तक भी आप अप्रोच कर लोगे, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा कि मैंने क्या क्या बोला है, नोट करिए। यहां पर एक टेबल मैंने बनाई है, और ये टेबल है कि कौन कौन से चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ने हैं, और उन चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए फिक्स गॉसियन सरफेस है। तो ये टेबल आपको याद करनी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है? किसी भी पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। यही हमारे सिलेबस में है, आईटी एडवांस तक की मैं बात कर रहा हूं। आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं यहां पर एक बार बोल भी दे रहा हूं कि क्या लिखा है। चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ये, और राइट हैंड साइड है टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस। अब चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में पहला है पॉइंट चार्ज गिवन हो, या कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, हॉलो, सॉलिड, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हो। चार्ज स्फीयर यूनिफॉर्मली हो सकता, हॉलो हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। हॉलो में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, सॉलिड में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। तो ये पूरा एक स्टेटमेंट है कॉमा के बाद। फिर लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, हॉलो, सॉलिड, यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर में भी कंडक्टिंग हॉलो सॉलिड हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हॉलो सॉलिड हो सकता है, यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज थिन प्लेन शीट, यहां पर है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेन शीट, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग थिक प्लेन शीट।
ये सारी की सारी लार्ज प्लेन शीट्स होंगी और ये सारे के सारे लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंडर होंगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, नोट करिए। गॉस थ्योरम का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, फिर हम लोगों ने एक टेबल पढ़ी। अब क्या करते हैं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 एप्लीकेशन है, सबसे पहले वो हम लोग सीख लेते हैं। तो इसमें आपका मतलब बोर्ड के जो 3 एप्लीकेशन है वो सीखने का मतलब ये कंपटीशन के लिए तो जरूरी है, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा, ये टॉपिक काफी ज्यादा एलेबोरेट किया जा रहा है, तो कंपटीशन के लिए जो केसेस हैं उसको एक अलग वीडियो में हम रखेंगे। तो गॉस थ्योरम क्या होती है, एक मैंने टेबल बता दी, अब 3 एप्लीकेशन देख लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे जरा देखते हैं। पहले सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ uniformly charged long straight wire। ठीक है, ये हमारे बोर्ड के सिलेबस में है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसे हमने कूलम्स लॉ में भी पढ़ा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता कर रहे थे तो पहला कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहला केस था, आप उसको देखिएगा, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, पैरेलल टू द वायर कंपोनेंट होता है, के लैम्डा बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, के लैम्डा बाई एक्स कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। वही है वो मेथड, कूलम्स लॉ वाला मेथड हमारे स्कूल के सिलेबस में नहीं है, ये हमारे स्कूल के सिलेबस में है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जा रहा है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, यहां पर ये इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब गॉस थ्योरम मैंने शुरू किया था, जिसमें गॉस थ्योरम के लिए हम लोगों ने फ्लक्स कैलकुलेट किया, वहां पर मैंने बताया था जरूरी नहीं है कि आप चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को पूरा इनक्लोज करें, आप पार्शियली भी इनक्लोज कर सकते हैं। और यहां पर वो जरूरत पड़ेगी जब भी आपको चार्ज इनफाइनाइट डायमेंशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड दिखे, आप कभी भी चार्ज को पूरा इनक्लोज नहीं कर सकते। तो याद रखना है कि गॉसियन सरफेस कैसे बनेगी। यहां पर हम गॉसियन सरफेस ऐसी लेंगे कि जो बातें थी कि ई कांस्टेंट होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए, ठीक, ये सारी बातों का ध्यान रखना है। तो यहां पर गॉसियन सरफेस मैंने आपको बताई सिलिंड्रिकल, तो देखते हैं जरा यहां पर गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल से हमारा काम यहां पर चलेगा कि नहीं चलेगा। सबको याद अगर हो तो हम लोग इसके लिए डेरिवेशन पहले ही कर चुके हैं। लैम्डा यहां पर आपको गिवन है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये आपको पहले से ही गिवन है। तो यहां पर हम पहले तो कैलकुलेट कर ले चार्ज एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू है लैम्डा इंटू एल। इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी और परपेंडिकुलर टू वायर। ठीक है, ये रिजल्टेंट फील्ड है, तो हमें पहले इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिजल्टेंट फील्ड पता होनी चाहिए। तो ये रिजल्टेंट फील्ड हमें पता है। अगर हमें रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन नहीं पता होगी तो हम कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो यहां पर रिजल्टेंट फील्ड पता होनी चाहिए, और ये रिजल्टेंट फील्ड वायर ऐसे है तो एक सिलिंड्रिकल सिमिट्री होगी। ठीक है, एक प्लेन पर सर्कल की रेडियस और पूरी लेंथ पर कई सारे सर्कल, तो सिलिंड्रिकल यहां पर सिमिट्री होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब गॉसियन सरफेस कैसे ली जाए, ये गॉसियन सरफेस लेंगे ds1, ये गॉसियन सरफेस लेंगे ds2, ये गॉसियन सरफेस लेंगे ds3। ये गॉसियन सरफेस एक ऊपर वाली सर्कुलर फेस पर, एक नीचे वाली सर्कुलर फेस पर और एक कर्व्ड फेस पर। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं फॉर्मूले की, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ
ई डॉट डी एस क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां पर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है, 3 सरफेसेस हैं, तो हम इसको नोट करेंगे ई डॉट ds1। आप यहां पहले देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds1 के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90, तो ई डॉट ds 0 आएगा, प्लस ई डॉट ds2 प्लस ई डॉट ds3 और क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू यहां से हमने लिखा है, तो ये हो गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताने की जरूरत है, E और ds के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0। सेम E और ds3 के बीच में एंगल 90, तो ये डॉट प्रोडक्ट 0। और इसको समझिए जो मैंने बताया था, देखिए सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, फिर इसके बाद अलग इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, तो सिलिंड्रिकल सिमेट्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ds2 के हमेशा सेम एंगल पर होगी इसके साथ, तो यहां पर ई ds आ जाएगा, ई ds2 में डॉट हटा दीजिए क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई कांस्टेंट है, ई बाहर ले लीजिए, ds2 लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। ds2 जो आप लेंगे वो पूरे कर्व्ड सरफेस का एरिया है, और पूरे कर्व्ड सरफेस का एरिया सिलेंडर के लिए क्या आएगा 2 पाई आर एल। ऑब्वियस बात है, यहां पर रेडियस ऑफ द सिलेंडर गिवन होनी चाहिए, रेडियस आप लेट कर लें, लेंथ ऑफ द सिलेंडर दिया जाना चाहिए। आप कहोगे चार्ज तो देखो इनफाइनाइट लेंथ पे है, अभी आप रिजल्ट देखिएगा, E इंटू 2 पाई आर एल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए L से L कैंसिल आउट हो गया, तो E की वैल्यू क्या आई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर हम यहां से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा K, तो ये आ जाएगा 2 K लैम्डा बाई R। सही है, तो ये आपका रिजल्ट आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है 2k लैम्डा बाई आर। इसको हम लोगों ने फॉर्मूले को पढ़ा था कि k लैम्डा बाई एक्स साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, अगले साइन 90 की, तो k लैम्डा बाई एक्स 1 प्लस 1 2, तो 2k लैम्डा बाई एक्स, वही फॉर्मूला है। यहां x की जगह क्या हमने लिया r। तो आपको जितनी दूरी पर फील्ड पता करनी थी, आपको x दूरी पर फील्ड पता करनी थी, तो आपने x रेडियस का सिलेंडर बनाया, रेडियस लेनी थी तो हमने इसको r से शो कर दिया बस। तो ये फॉर्मूला 2k लैम्डा बाई एक्स, तो E कितना आया, इसको हम लोग लिख सकते हैं, E आया 2k लैम्डा बाई आर। ये स्टेप्स, ये जो स्टेप मैंने दिखाया ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये नोट करना है। अब रही बात कि बोर्ड के हिसाब से, देखो एक चीज, जो भी हम डेरिवेशन करते हैं बोर्ड के डेरिवेशन में, एक चीज आप याद रखो, आपको बीच में लिखना है वी नो सिमिलरली हेंस प्रूव्ड। ऐसे ही मैं बोलता हूं ना क्लास में, तो आपको हर जगह वी नो सिमिलरली हेंस प्रूव्ड। और जो बच्चे जो मेरे बैच में नहीं है उनके लिए मैं बताऊंगा, देखो बोर्ड की जब आप कॉपी लिखते हैं, मतलब जब बोर्ड का एग्जाम देते हैं, आप वहां पर आंसर लिख रहे होते हैं, आप ये चीज देखिए कि आपने कोई डेरिवेशन याद किया है कोचिंग में, और आपको दिमाग में आता है कि यार हमने बोर्ड की तो प्रैक्टिस करी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मिसकॉन्सेप्शन है। आप अगर इस डेरिवेशन को जैसे मैंने बताया, अब आपको बोर्ड में लिखना है, ठीक, तो क्या लिखेंगे? हर क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं है कि वो पूरी प्रेजेंटेशन, और जो मैं स्कूल को गलत नहीं कह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता है, और उन बच्चों का टाइम वेस्ट होता है जो पढ़ रहे होते हैं। जो नहीं पढ़ रहे होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया आप पढ़ोगे नहीं तो थोड़ा बहुत तो आपको आप पे डंडा चलाया जाएगा। जो बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे लेकिन परेशानी आती है कि बोर्ड की कॉपी कैसे लिखें, ये एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। आपने सबसे पहले क्वेश्चन देखा और आपको पता है कि ये लिखना है। अब जो कुछ भी आप कर रहे हो वो ये सोचकर लिखो कि कोई बहुत अच्छा बच्चा है जो कॉपी चेक कर रहा है, वो आपने जो लिखा है उसको पढ़ पढ़ के सीख लेगा। जैसे वीडियो लेक्चर है
और मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप ये पढ़कर कुछ सीख ले। ऐसे ही आप सोचिए जब बोर्ड की कॉपी, तो कोई जो कॉपी चेक करने वाला है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है जिसको आप पढ़ा रहे हो, तो आप कोई भी टर्म यूज करें, कोई फॉर्मूला यूज करें, कोई स्टेप लिखने जा रहे हैं, कम से कम बताइए तो सही कि आप करने क्या जा रहे हैं, जिससे उसको क्लियरली पता चले। ठीक है, अब मैंने ये चीज बना दी और मैंने लैम्डा लिख दिया चार्ज पर यूनिट, मैंने केवल लैम्डा लिख दिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ नहीं लिखा होता, तब गलती होती ना, वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा जो कॉपी चेक कर रहा है। आप लिखिए लैम्डा क्या है, वी आर कंसिडरिंग लैम्डा एज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, आप मेंशन करिए। आपने जो स्टेप्स लिखे हैं वो फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज या लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वी नो गॉसियन सरफेस इज सिलिंड्रिकल, आप ये पॉइंट मेंशन करिए। देयर आर 3 surfaces, 2 one is above circular face, second one is below circular face, and third one is curved surface. We are assuming small area element ds1, ds2, ds3. Done. Now what is the charge, value of the charge enclosed, please mention what is the value of charge enclosed, then write. Now we are using Gauss law formula या Gauss law, closed surface integral E dot ds is equal to q enclosed upon epsilon naught, सारा आपने मेंशन किया। अब आप यहां पर लिखिए as we know there are 3 number of surfaces, then we have to break this integration term into 3 parts. Done. यहां पर मैंने एरो लगा दिया, आपको नहीं लिखना है, आपको बताना है एंगल बिटवीन E एंड ds1 is 90, hence cos 90 will be 0, E dot ds, फिर इसके लिए भी आप मेंशन करिए और फिर यहां पर आ जाइए। अब यहां पर आप लिखिए as we know E is constant, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो E को आप बाहर ला सकते हैं। ds2 को मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लिखिए दैट क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्व्ड सरफेस विल बी 2 pi rl, ये पॉइंट आप मेंशन करिए और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला। तो आपने जो जो स्टेप्स लिखे हैं उनको आप एक्सप्लेन भी कर दीजिए, वर्ड्स में लिख दीजिए, बस ये है बोर्ड का प्रेजेंटेशन। कितना मुश्किल है बोर्ड का प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। नंबर पूरे मिलते हैं सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में नंबर नहीं कटते हैं। स्टेट बोर्ड है तो वो बात अलग है कि आपको कॉपी भरनी है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में आप टू द पॉइंट लिख रहे हैं, पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जो 100 में से 100 नंबर फिजिक्स में लाए हैं, 99 लाए हैं, 98, 95 अब तो लाइन लगी पड़ी होती है हर साल। तो आप प्लीज ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको नोट करें, अच्छे से इसको नोट करिए स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर। जो मैंने टेबल लिखवाई उसमें मैंने कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग लिखवाया था। अभी इस बात को समझना कि कंडक्टिंग से क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग से क्या होगा, ये सीखना बाकी है। पहले हम लोगों ने बात करी ना, बोर्ड वाली चीज कवर कर लेते हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके डेरिवेशन पे आते हैं। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, इस पे आपको कुछ चार्ज डेंसिटी गिवन होगी। क्योंकि चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए हम लेट कर लेते हैं सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब बात करते हैं, इसमें देखिए 3 केसेस हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहला है केस 1, x लेस देन r है रेडियस, और x लेस देन r का मतलब है आपको उस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है जो रेडियस से कम दूरी पर है फ्रॉम द सेंटर। x इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से अगर रेडियस से कम दूरी पर होगे तो आप यहां, और आपने एक बनाया स्फीयर, ठीक है, ये हो गया गॉसियन सरफेस। हम लोगों ने पढ़ा कि स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस स्फीयर होता है। यहां पर आप पता करें क्यू एनक्लोज्ड, तो क्यू एनक्लोज्ड होगा 0, क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू 0, चार्ज ही एनक्लोज्ड नहीं है। अब आप लगाइए फॉर्मूला, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डन। अब जरा देखिए यहां पर क्यू एनक्लोज्ड 0 है तो ये राइट हैंड साइड 0 होगी, ds है, केवल क्या बचा E 0 हो सकता है, ठीक। डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है, डॉट प्रोडक्ट यहां पर 0 नहीं है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होना होता
तो फिर हम यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस ऐसी लेते ही ना, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो कोई फाइनाइट आंसर आया नहीं, फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आई नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, ई जीरो हो सकता है। तो यहां से आंसर आया E is equal to 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर क्या होगी? होलो स्फीयर E इक्वल टू 0। अब अगला है केस 2। केस 2 क्या है? आपने गॉसियन सरफेस लेनी है। मैं जानबूझ के थोड़ा सा बाहर शो कर रहा हूं जिससे आपको पता चले कि गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है और गॉसियन सरफेस अलग से दिख रही हो, क्योंकि आपको जो इंटीग्रेट करना है वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की बॉडी पर नहीं, गॉसियन सरफेस पर इंटीग्रेट करना है। तो जो आप डीएस लेते हैं वो गॉसियन सरफेस पर लेते हैं, ये है डीएस, ठीक है। अब आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, क्यू एनक्लोज्ड, टोटल चार्ज एनक्लोज हो गया है, इस पे टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू, तो सारा का सारा चार्ज एनक्लोज हो गया है गॉसियन सरफेस के अंदर, पूरा चार्ज। तो क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू पहले आता है, इसमें केस लिख देते, x इज इक्वल टू आर, और क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी हो गई? कैपिटल क्यू। अब आप स्टेप इंटीग्रल क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, ये हो गया क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चलेगा। अब आप यहां पर लिखिए E डॉट डीएस। देखिए इस स्फेरिकल चार्ज की जो फील्ड है वो रेडियल होती है। आप कहोगे ये कैसे पता? ये अभी आपको याद करना है, ये क्यों होता है इस पर भी हम आएंगे, ठीक, ये भी। और ये हमारा टॉपिक बस कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, पूरे चैप्टर की जान है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। अभी आपको मानना है कि ऐसा होता है, मजबूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसके एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है, दिया जा सकता है, लेकिन अभी वो टॉपिक आएगा तब डिटेल में और पूरे सीक्वेंस में एक साथ पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल चार्ज की कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल चार्ज की कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आइसोलेटेड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, और कोई नहीं है इसके आसपास चार्ज। तो E डॉट डीएस आप देखिए हर जगह E डॉट डीएस, E डॉट डीएस, तो E ds cos 0 की वैल्यू 1, इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो ये आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ ds पूरे स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर आप E क्या लिखोगे? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये के क्यू बाई आर स्क्वायर है। ये फॉर्मूला किसकी तरह लग रहा है? के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आप इसको के लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगला है केस 3, x ग्रेटर देन आर, यानी कि इस बार गॉसियन सरफेस बनेगी, गॉसियन सरफेस बनेगी ये, और यहां पर होगा ds, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां परपेंडिकुलर है तो ऐसे ही तो रेडियल निकलेगी, आगे जाके डिस्टॉर्ट नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टॉर्ट कब होगी? जब इसके आसपास कोई और चार्ज रखा हो, और कोई चार्ज रखा नहीं है, इसलिए फील्ड हमेशा रहेगी रेडियल। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी सरफेस पर E और ds के बीच में एंगल क्या आएगा? 0। तो आप यहां पर क्यू एनक्लोज कितना लिखेंगे? क्यू एनक्लोज लिखेंगे टोटल इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम लिख सकते हैं E बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा? ये जो आपने गॉसियन सरफेस ली है, ये x रेडियस की है। x 3 अलग अलग केसेस है, हर केस में x सेम नहीं है, रेंज दी गई है। तो यहां पर आप इसके बाद क्या लिख देंगे? E इज इक्वल टू यहां से Q अपॉन ये आ जाएगा 4 पाई x स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि KQ अपॉन x स्क्वायर, KQ अपॉन x स्क्वायर। तो ये आपके 3 केसेस हो गए। अभी ये जो रिजल्ट आए हैं इस पर एक बहुत अच्छा ग्राफ भी बनता है, वो भी हम नोट करने जा रहे हैं।
लेकिन आप जरा इसे एक बार नोट करिए, ठीक है, सारे रिजल्ट को नोट करिए एक बार, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। वीडियो को आप पॉज करिएगा, एक बार ये पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि इससे हम हटाने वाले हैं, और फिर उसके बाद ये जो रिजल्ट आए इनको हम और लिखेंगे, ठीक है। तो आपने वीडियो पॉज किया, आपने लिख लिया होगा, इसको अभी हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिए। ये जो 3 रिजल्ट आए हैं, यहां से आपको जो सेकंड और थर्ड रिजल्ट है उसमें आपको क्या लिखना है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। A uniformly charged sphere behaves like a point charge. आप लिखें a uniformly charged sphere, a uniformly charged sphere, ये हॉलो है तो इसी वाला केस, behaves like point charge, behaves like a point charge when it is observed either from the surface or outside of the surface. आप देखो दोनों रिजल्ट KQ/R², ऐसा लग रहा है कि R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है, तो कितना आया KQ/R², तो ये स्फीयर था। और अगला है KQ/X², X डिस्टेंस पर पूछा गया है, तो फील्ड कितनी होगी KQ/X², ठीक है। तो एक स्फेरिकल चार्ज सरफेस और सरफेस के बाहर से देखने पर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। अ स्फेरिकल चार्ज बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन बस केवल छोटा सा ये होगा कि आप इसको कहीं सेंटर ऑफ चार्ज से रिलेट ना कर लो ना, ये चीज गलत होगी। ये केवल और केवल एक रिजल्ट है और केवल इसी में ये चीज एप्लीकेबल है, स्फेरिकल केस में और किसी में नहीं। तो ये केवल कोइंसिडेंस की बात है कि यहां पर जो सरफेस और सरफेस के बाहर से देखने पर चार्ज अपने ही सेंटर पे रखा हुआ दिख रहा है, ये केवल एक कोइंसिडेंस है, इसमें सेंटर ऑफ चार्ज का कोई रोल नहीं है। स्फेरिकल चार्ज इस तरीके से बिहेव करता है, ये आपको इसका बिहेवियर याद करना है, ठीक। इफ अ स्फेरिकल चार्ज इज observed either from the surface or outside of the surface, it behaves like a point charge. Done? नोट करिए इस स्टेटमेंट को। अभी हम लोगों ने ये केस डिस्कस किया जिसमें ये दो रिजल्ट बता रहे हैं कि जब आप स्फीयर को सरफेस या सरफेस के बाहर से ऑब्जर्व करोगे तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इस केस में लास्ट एक बनता है इसमें ग्राफ, x लेस देन आर, यानी कि रेडियस तक फील्ड क्या रहने वाली है 0, तो ग्राफ हो गया ये। उसके बाद x इक्वल टू आर पर फील्ड हो गई मैक्सिमम KQ/R², और इसके बाद फील्ड क्या हो जाएगी E। डन। तो ये है इसका ग्राफ। तो रिजल्ट बस केवल याद रखिए कि स्फेरिकल चार्ज की ये 3 रीजन है, इनसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, और ये रिजल्ट है। उसके बाद ये ग्राफ है। डन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर यहां पर नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। ये सॉलिड स्फीयर कैसा होगा, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। देखते हैं ये स्फीयर, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और रो गिवन है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब केस इसमें पहला, x लेस देन आर। x लेस देन आर में आपने यहां पर बनानी है गॉसियन सरफेस, x लेस देन आर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पता करें, चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड पता करने के लिए सिंपल है कि चार्ज डेंसिटी गिवन है रो, और यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, और आपने कितना वॉल्यूम लिया है 4/3 पाई एक्स क्यूब। तो ये हो गई एनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू। अब ये जो चार्ज एनक्लोज्ड है, इस गॉसियन सरफेस पे जो फील्ड होगी वो रेडियल होगी, सेंटर से निकलती हुई दिख रही होगी। ये भी आपको याद करना है कि जब ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो आप किसी भी पॉइंट पर जब फील्ड देखेंगे तो वो कैसी होगी, सेंटर से पास होने वाली लाइन, यानी कि अलोंग द रेडियस होगी। तो ये फील्ड है रेडियल, और यहां पर जो आप डीएस लोगे वो भी सेम डायरेक्शन में। तो ई और डीएस के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0। अब यहां पर आप लगाते हैं गॉस थ्योरम, इंटीग्रल ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डीएस से डॉट प्रोडक्ट भी सॉल्व, और ई कांस्टेंट होगा, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो पता ही नहीं करे। तो इस केस में ई कांस्टेंट ही होगा, तभी हम यहां पर गॉस थ्योरम लगा के फील्ड पता कर रहे हैं। सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस और क्यू एनक्लोज हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो आपने गॉसियन सरफेस ली है उसका एरिया देखिए, गॉसियन सरफेस का एरिया है 4 पाई एक्स स्क्वायर रो 3 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 4 पाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचा एक्स। ई की वैल्यू कितनी आई, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। ये आपका आंसर है, और यहां पर ई आया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक छोटी सी चीज इसमें और, अगर आप रो की वैल्यू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3, इसको हम लोग यहां पर लिख देते हैं, रो की वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर आप रो की वैल्यू रखें तो आंसर ये भी है, लेकिन दोनों तरीकों से आप आंसर को याद रखें। ये फॉर्म डेंसिटी के टर्म्स में, और जब आप यहां पर रो की वैल्यू रखेंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, और दोनों में आप देखिए फील्ड क्या आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों आंसर याद रखने आपको, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स और के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। डन। तो ये आपका हो गया केस 1। इसके बाद है केस 2, एक्स इक्वल टू आर। ये आपके हॉलो स्फीयर जैसा ही है, क्योंकि जब आप गॉसियन सरफेस यहां पर लेंगे तो चार्ज इनक्लोज कितना आ जाएगा, गॉसियन सरफेस लेने पर चार्ज एनक्लोज आ जाएगा कैपिटल क्यू। चार्ज एनक्लोज अगर कैपिटल क्यू आएगा तो यहां पर आप लिखें क्यू एनक्लोज हो गया कैपिटल क्यू, ई डॉट डीएस क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डीएस आप देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगी और एरिया वेक्टर भी इधर होगा, तो ई कांस्टेंट क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल डीएस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डीएस की वैल्यू होगी 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि चार्ज सेंटर पे और आर डिस्टेंस पे आप फील्ड पता कर रहे हैं, डिट्टो सेम। और अगर आप थर्ड स्टेप देखें, एक्स ग्रेटर देन आर का केस, ठीक है, तो यहां पर आप बिल्कुल सेम जैसा पहले वाला डेरिवेशन है
एक्स ग्रेटर देन आर की बात करें, ये है गॉसियन सरफेस, बना लेंगे गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे। तो यहां से जो आंसर आएगा उसे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप अगर डेरिवेशन की बात करें तो बिल्कुल ऐसे ही जैसा पिछला डेरिवेशन था, यहां पर ds की जगह 4 पाई और क्यू एनक्लोज कैपिटल क्यू होगा। आपने सरफेस गॉसियन सरफेस बड़ी ली है, लेकिन उसके अंदर चार्ज जो एनक्लोज्ड है वो स्फीयर का ही है, तो ये रिजल्ट आया। इसे नोट करिए, फिर इसका भी एक ग्राफ है जिस पर हम बात करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये रिजल्ट अभी हम लोगों ने लिखा कि 3 केसेस x लेस देन आर, इक्वल टू आर और ग्रेटर देन आर। इसके लिए भी आप लिखेंगे if a solid uniformly charged sphere is observed either from the surface or outside of the surface, it behaves like a point charge। आप इसके लिए भी लिख सकते हैं। और जो ग्राफ आएगा अगर आप वो देखें, x वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, कब तक, x इक्वल टू आर, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। ठीक है, डन। तो ये ग्राफ आया, और बाकी जो मैंने पॉइंट बोला वो क्या है कि स्फीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज इफ इट इज ऑब्जर्व्ड ईदर फ्रॉम द सरफेस और आउटसाइड ऑफ द सरफेस। इसके लिए भी वो रूल एप्लीकेबल है, इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज इफ it is observed either from the surface or outside of the surface। डन। तो इस अगला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लार्ज थिन प्लेन शीट। ठीक है, अब इसको अगर हम बुक्स में देखें तो ये फिगर कुछ ऐसा बना हुआ होता है। ये इररेगुलर बाउंड्री बनाने का मतलब है कि डायमेंशंस क्लियर नहीं है, इनफाइनाइट बड़ी लार्ज प्लेन शीट है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ये ऐसा फिगर बना होगा। ठीक है, इस पे गॉसियन सरफेस मैंने बताया ये कि सिलिंड्रिकल लेते हैं, तो बुक्स में ये फिगर आपको बना हुआ मिलेगा। डन। अब इसको पहले समझते हैं, क्योंकि अगर हम स्कूल के हिसाब से देखें तो ये बड़ा सिंपल सा एक डेरिवेशन है, दिक्कत होती नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आप एम्स के लिए या जेई के लिए जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये कंफ्यूजन होता है। इसको हम लोग समझ लेते हैं, बहुत 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 ठीक चीज है। थिन प्लेन शीट से मतलब क्या है? थिन प्लेन शीट से मतलब है कि आपके लिए ये एक शीट, ठीक है, ऐसे रखी हुई है, और इस थिन शीट में चार्ज की एक लेयर, फिर उसके नीचे दूसरी लेयर, लाइन पर चार्ज है, फिर तीसरी लाइन पर चार्ज है। इस प्लेन को एक लेयर मान ले, तो जो चार्ज रखा है इस पूरी शीट पर, वो चार्ज, जो एक चार्ज को देखोगे वो यहां से देखने पर मतलब इधर, और उधर से देखने पर वही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक लेयर चार्ज की, फिर उसके बगल में एक और लेयर चार्ज की, फिर एक और लेयर, तो कुछ थिकनेस आ गई ना। थिन प्लेन शीट का मतलब है चार्ज की केवल एक लेयर है। जब मैं आपको ऐसे लेयर शो कर रहा हूं तो आपको केवल एक लाइन दिखेगी, उस लाइन से अगर हम शो करें तो ये है थिन प्लेन शीट का मतलब। समझे आप? बस ये थिन प्लेन शीट है, यहां से देखने पर ये पॉजिटिव चार्ज, यहां से देखने पर ये पॉजिटिव चार्ज। ऐसा नहीं कि एक एटम यहां पर है, उधर से देखने पर ये एटम और ये एटम, बीच में कई सारे एटम है, नहीं। एक एटम अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो एक एटम की एक लाइन, फिर उससे ऊपर एक और लाइन, करते करते आप एक प्लेन तैयार कर देंगे। ये थिन प्लेन शीट का मतलब है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब हम इसके बाद, क्योंकि ये हमारे लिए स्कूल का आखिरी एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, तो इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे प्लेन शीट के, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि
इस फिगर से समझ में नहीं आता। तो थिन प्लेन शीट का मतलब कितनी थिन प्लेन शीट, केवल और केवल चार्ज की एक लेयर है, केवल और केवल एक लेयर है, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर हम डेरिवेशन करें कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, तो यहां पर आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस होगी सिलिंड्रिकल। आपने कितनी दूर ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है वो चीज अगर समझे तो बड़ा सिंपल है। ये जो डिस्टेंस है ना x जो है वो शीट के कंपैरिजन में बहुत कम है। शीट के कंपैरिजन में मान लीजिए ये मेरा एक व्हाइट बोर्ड है। अब व्हाइट बोर्ड की कुछ भी डायमेंशन है, 3/2 डायमेंशन है, 3 फुट और इधर से 2 फुट। अगर मैं 1 मिलीमीटर पास की दूरी लूं इस बोर्ड से 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इस बोर्ड की डायमेंशन के कंपैरिजन में इग्नोर किया जा सकता है, या इस 1 मिलीमीटर के कंपैरिजन में ये इन्फिनिटी होगा, ये मतलब है। तो जो रिजल्ट है वो इस x पर डिपेंड नहीं करेगा, आगे चल के आप देखेंगे। तो लार्ज थिन प्लेन शीट का मतलब है कि जो भी आपने प्लेन शीट ली है, जो भी प्लेन शीट ली है, उससे बहुत पास, उसकी डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत पास वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप पता कर रहे हो, इन द विसिनिटी ऑफ दैट प्लेन शीट। तो उस बहुत कम दूरी के लिए प्लेट की डायमेंशन इनफाइनाइट हो जाएंगी, लार्ज प्लेन शीट आप बोल दोगे, ठीक है। तो ये बोर्ड भी लार्ज प्लेन शीट हो सकता है, जरूरी कि इनफाइनाइट का मतलब सही में इनफाइनाइट, ठीक। अब यहां पर जैसा हमने डेरिवेशन पहले किया, ये एक एरिया है, एक एरिया ये है और एक एरिया ये है, और थिन प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऐसी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यहां पर एक लॉजिक ये बनता है, ये कैसे पता चला, ये हम आगे जैसा मैंने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल अब बात करते हैं चार्ज इनक्लोज्ड की। सबसे पहले आपको गिवन होना चाहिए सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर क्यू एनक्लोज्ड कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। ए क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इनफाइनाइट शीट आप सारा चार्ज इनक्लोज नहीं कर सकते, आपने कुछ चार्ज इनक्लोज किया, वो है सिग्मा ए, ये चार्ज, और केवल इसके अंदर का चार्ज फील्ड। तो यहां पर आप लिखेंगे E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आप वैसे ही ब्रेक कर दें कि आप यहां पर लिखें, इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds3 इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ds2 जीरो आएगा क्योंकि E डॉट ds2 के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है E बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds1 प्लस E इंटीग्रेशन ऑफ ds2, चार्ज एनक्लोज सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ ds, एरिया ए है, इधर भी एरिया ए है, तो ये कितना आएगा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए क्या ये रिजल्ट x पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, प्लेन शीट के राइट या लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसे नोट करिए, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इस लार्ज थिन प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो लार्ज थिन प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ हमारे स्कूल लेवल पे ही क्वेश्चंस आते हैं। पहला, ये लार्ज थिन प्लेन शीट केवल एक लाइन से, मतलब ऐसे है, आपको केवल एक लाइन दिख रही है तो शो किया, प्लस सिग्मा, यहां पर चार्ज डेंसिटी कितनी है प्लस सिग्मा। अब आपको फिगर दिखे इसलिए इतनी दूरी दिखाई दी है, अदरवाइज जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो प्लेन शीट के कंपैरिजन में इनफाइनाइट होगी। तो रीजन 1 है, रीजन 2 है, रीजन 3 है, इन तीनों रीजन में रिजल्टेंट फील्ड पता करनी है।
ऐसे तो ये क्वेश्चन भी है, लेकिन आप इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो डायरेक्ट याद भी रखेंगे तो बड़ी हेल्प होगी जब हम कैपेसिटर चैप्टर पढ़ेंगे। अगला ही चैप्टर हमारा कैपेसिटर। देखिए इसकी वजह से यहां पर फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर इस पॉजिटिव की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बीच में ये पॉजिटिव इधर और ये पॉजिटिव इधर, तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 0। और ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों रिपेल करेंगे तो ये फील्ड इधर आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि दो लाइक चार्जेस वाली जो प्लेन शीट है उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है अगर चार्ज डेंसिटी आइडेंटिकल है। ये डायरेक्ट रिजल्ट आप याद कर लें। अगर चार्ज डेंसिटी सेम है और लाइक चार्जेस हैं तो बीच में फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। इस पर अगर हम दूसरा क्वेश्चन करें, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, देखिए बीच में पॉजिटिव क्या करेगा रिपेल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव क्या करेगा अट्रैक्ट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो रिजल्टेंट आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं दोनों के राइट, पॉजिटिव क्या करेगा रिपेल सिग्मा अपॉन 2, नेगेटिव क्या करेगा अट्रैक्ट सिग्मा अपॉन 2, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 0। इधर बात करें, पॉजिटिव क्या करेगा रिपेल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव क्या करेगा अट्रैक्ट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो कहां पर फील्ड 0 होगी कहां पर नॉन 0 होगी, ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थ्योरी मानकर याद रखिए। अनलाइक में right and left of both the plane sheets field will be 0, and for like charges provided charge density, the value of charge density on both the sheets should be same in terms of magnitude. Sign should be opposite but magnitude should be same. If sign is same, field will be 0 between two plane sheet. If sign are opposite, field between the two plates will be non-zero but right and left of both the fields will be 0. These two results are very important, तो आप प्लीज इनको याद रखिए। डन। अब ऐसी 3 शीट के लिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर इसको 2 मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, ये कॉम्पिटिशन्स के लिए है। आप इस पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 यहां पर इधर 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 4 रीजन है जहां पर फील्ड पता कर लेते हैं प्रैक्टिस। देखिए सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव रिपेल करेगा, सिग्मा 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बाकी प्लस माइनस तो आप कर ही लेंगे। यहां पर बात करते हैं सिग्मा 1 रिपेल सिग्मा 3 सिग्मा 2 अट्रैक्ट सिग्मा 3 रिपेल, तो सिग्मा 1 के लिए हम लिखें सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा सिग्मा 2 के लिए, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा सिग्मा 3 के लिए, सिग्मा 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इधर बात करते हैं सिग्मा 1 रिपेल करेगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 3 रिपेल करेगा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अट्रैक्ट करेगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डन। इस रीजन के लिए सिग्मा 1 और सिग्मा 3 रिपेल सिग्मा 2 अट्रैक्ट, तो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये प्लेन शीट पर कुछ क्वेश्चंस होंगे, याद रखना ये सारी की सारी थिन प्लेन शीट्स हैं, लार्ज थिन प्लेन शीट्स हैं। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को। अब ये 3 एप्लीकेशन हमारे कंप्लीट होते हैं, नोट करिए। बेसिक क्या था, इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स करे, स्कूल के जो 3 एप्लीकेशंस है वो पढ़े। अब कुछ और छोटी छोटी चीजें जो मैंने पहले बोली थी उनका एक्सप्लेनेशन और दे देते हैं, तो वो चीजें आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज ये थी कि मैंने बताया था कि E कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, याद E कांस्टेंट होना चाहिए और एंगल पता होना चाहिए, ये चीज तो आ गई। फॉर्मूले में एक कंफ्यूजन ये रह जाता है कि
पहला है कि फॉर्मूला है E डॉट डी एस क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो बताने जा रहे हैं। E डॉट डी एस, यहां पर जो क्यू एनक्लोज्ड है, चार्ज enclosed within the Gaussian surface, charge enclosed within the Gaussian surface। लेकिन जो E आता है, this is resultant electric field। This is resultant electric field due to all the charges whether placed inside Gaussian surface or outside of गॉसियन सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो फील्ड आती है वो सारे चार्ज की वजह से होती है, लेकिन फॉर्मूले में जो क्यू यूज होता है वो केवल और केवल एनक्लोज्ड। कौन कौन से केस हमने पढ़े हैं? एक हमने पढ़ा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, याद है? इधर से इंफिनिटी, इधर से इंफिनिटी। हमने चार्ज एनक्लोज किया था कुछ। अब ये कैसे कि ई टोटल है? आप देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इसकी रिजल्टेंट मानी थी वो किसकी वजह से मानी थी? सारे चार्ज की वजह से। तो जो सारे चार्ज का इफेक्ट था वो आपने ले लिया है, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। और यही गॉस थ्योरम की ब्यूटी कि आपने चार्ज एनक्लोज तो कम लिया, लेकिन जो फील्ड निकल के आई वो टोटल है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि गॉस थ्योरम से जो ई निकालते हैं दैट इज अ टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। इसके बाद आपने एक केस पढ़ा इनफाइनाइट लार्ज थिन प्लेन शीट। अभी आप लोगों ने इसका रिजल्ट क्या आया था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देखो यहां पर जो आपने ई लिया है वो ई क्या है? सारे चार्ज की वजह से सारी प्लेन शीट का चार्ज मिलकर फील्ड को यूनिफॉर्म बना रहा है। तो प्लेन शीट के लिए फील्ड कैसी रहेगी? यूनिफॉर्म। प्लेन शीट की फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां से आप पता कर रहे हो वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। डन? तो इस चीज को आप एक बार नोट करिएगा। डन? वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसको पहले नोट कर लीजिए। मैं फिर इस पे और कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो E जो है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि जो आपने क्यू एनक्लोज रखा है वो जरूरी नहीं है कि पूरे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का हो। नोट करिए। अब आप देखिए, अगर ये लॉन्ग प्लेन शीट वायर नहीं होता, ये फाइनाइट लेंथ का होता, तो देखो यहां पर फील्ड, अगर चार्ज इधर है, एक इधर फील्ड होती, एक इधर, क्योंकि ऊपर चार्ज ज्यादा है। मैंने यही समझाया था, के लैम्डा बाई एक साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, याद है? अगर मैं बाइसेक्टर पर लेता तो फील्ड केवल इधर होती, ऊपर लेता तो फील्ड इधर और इधर होती। तो अगर मैं फाइनाइट चार्ज के लिए फील्ड लाइंस शो करूं, फाइनाइट लेंथ के लाइन चार्ज के लिए, तो बीचों बीच फील्ड होती इधर, लेकिन ये ऊपर वाली फील्ड, क्योंकि ये और ये कंपोनेंट है तो रिजल्टेंट। तो इलेक्ट्रिक लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सिमेट्रिक होगी। ये है इलेक्ट्रिक लाइंस, यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस। आया समझ में? तो ये फाइनाइट प्लेन, फाइनाइट लेंथ के लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये है फाइनाइट लेंथ लाइन चार्ज। और अगर इनफाइनाइट जो हमने पढ़ा, इनफाइनाइट लेंथ में जो फील्ड होती है वो कैसी होगी?
सिलिंड्रिकल सिमिट्री होगी। सिलिंड्रिकल, अगर आप इसको लाइन चार्ज को टॉप से देखोगे तो फील्ड आपको टॉप से देखने पर, यहां पर हम लिख सकते हैं टॉप व्यू। वायर आपको ऐसे आता तो एक पॉइंट दिखेगा, ये है सिलिंड्रिकल सिमिट्री। ठीक है, तो ऊपर से देखने पर ये दिख रहा है, और पूरी लेंथ पर देखोगे तो आपको इस तरीके से फील्ड हर तरफ दिखेगी। आप एक लाइन पर देखोगे तो आपको जो दिख रहा है इधर और इधर, मेरी तरफ से देखोगे तो इधर और इधर, साइड से देखोगे तो इधर और इधर, तो सिलिंड्रिकल सिमिट्री होगी। तो ये फाइनाइट लेंथ के लिए फील्ड लाइंस और ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए फील्ड लाइंस है। डन, नोट करिए इसको। गॉस थ्योरम के फॉर्मूले के एप्लीकेशन में कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको हम समझते हैं। एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो E आता है वो रिजल्टेंट फील्ड होती है, और जो Q एनक्लोज लेते हैं वो विद इन द गॉसियन सरफेस होता है। अब बात करते हैं केवल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप केवल स्कूल के वो 3-4 डेरिवेशंस पढ़ते हैं जिसमें आपका स्फीयर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर और थिन प्लेन शीट है, तो आप वहां पर गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल देख रहे हैं, और इन्हीं गॉसियन सरफेस के लिए हमें पढ़ना भी है। तो फिर एक स्टेटमेंट आता है और उससे बोला जाता है कि ट्रू है या फॉल्स है, और वहां पर कंफ्यूजन होता है इसकी वजह से। स्टेटमेंट होता है कि क्या गॉस थ्योरम सिमेट्रिक सर्फेसेस के लिए ही एप्लीकेबल है? इज गॉस थ्योरम एप्लीकेबल ओनली फॉर सिमेट्रिक सर्फेसेस बिकॉज फॉर गिवन चार्ज कॉन्फिगरेशन these two are symmetric surfaces? Is it true? Is it not true? Answer is it is not true. Gauss theorem is applicable for symmetric as well as asymmetric surfaces. तो यहां पर आप पॉइंट लिखें, गॉस थ्योरम या गॉसेस लॉ is applicable for symmetric as well as asymmetric surfaces. Done? Symmetric as well as asymmetric surfaces. अब इसका एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, ये चीजें आपने कब पढ़ी? When we were calculating electric field, तब हमने देखा कि गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होनी चाहिए, क्योंकि E और ds का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व हो और E इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए। मैंने बताया ये। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि गॉस थ्योरम से आप फ्लक्स भी तो पता कर रहे हैं ना। अगर आपको फ्लक्स पता करना है इस पॉइंट चार्ज का, तो सरफेस मैंने कैसे ली? ये, और यहां पर फ्लक्स कितना आएगा? Q enclosed upon epsilon नॉट। तो ये चीज यहां से क्लियर है कि जो गॉस थ्योरम है वो जरूरी नहीं है कि केवल सिमेट्रिक के लिए एप्लीकेबल हो। केवल कंफ्यूजन या मिसकॉन्सेप्शन इसलिए दिमाग में आता है कि हमने गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए पढ़ा अगर है, तो हम सोचेंगे कि हाँ सिमेट्रिक सरफेस, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस आ जाती है या सिलिंड्रिकल सरफेस आ जाती है, हम सोचते हैं हाँ केवल सिमेट्रिक सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो ये पॉइंट आप क्लियर कर लिए, गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिक एज वेल एज asymmetric surfaces, for both surfaces Gauss theorem is applicable. ठीक, ये हमारा एक पॉइंट, मतलब इससे पहले एक पॉइंट था और ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब आते हैं गॉस थ्योरम के थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये है कि क्या गॉस थ्योरम उन फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल है विच फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ? ये भी गलत है। गॉस थ्योरम जरूरी नहीं है कि केवल और केवल उन फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है, तो गॉस थ्योरम में जरूरी नहीं है कि वो ही फील्ड ली जाए जो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती हैं। केवल ये देखना है आपको, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन जो है उसको पढ़ने के लिए हमें कुछ और टॉपिक्स, कम से कम डाइपोल तो पढ़ना पड़ेगा, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। आप बस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखिए कि गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर दोज फील्ड रिजल्टेंट फील्ड ऑल्सो विच डू नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब कॉन्सेप्ट यहां पर केवल इतना है, हम बात कर रहे हैं गॉस थ्योरम से रिजल्टेंट फील्ड आएगी। रिजल्टेंट फील्ड कई चार्जेस के
रिजल्टेंट से आई होगी। तो जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में इंडिविजुअल चार्जेस हैं, दे मस्ट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के जो चार्जेस हैं, हर चार्ज को उसकी वजह से जो फील्ड होती है वो तो इनवर्स स्क्वायर लॉ आता है, लेकिन जब आप उनका वेक्टर एडिशन करते हैं सुपरपोजिशन लगा के, तो रिजल्टेंट फील्ड हो सकता है इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती हुई ना दिख रही हो। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए, रिजल्टेंट फील्ड हो सकता है कि 1/r हो, 1/r स्क्वायर हो, 1/r क्यूब हो, चलेगा। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं वो जरूर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहे होने चाहिए। तो इसका डिटेल जो है वो हम लोग आगे, जब डाइपोल जो हमारा टॉपिक है वो शुरू होगा, तब हम लोग इसमें इस चीज को दोबारा से पढ़ेंगे। डन। तो इतना आप सारा कुछ नोट करिए। इसमें हमने गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन और बोर्ड लेवल पे। अब जो अगला वीडियो आप देखोगे उसमें जो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस हैं वो, और HC वर्मा के सारे क्वेश्चन और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के सारे क्वेश्चंस हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, ओके।